तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर एसी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक 100 ओम का रजिस्टर जिसको कनेक्ट किया जाता है एक एसी सप्लाई से। तो जैसा जैसा क्वेश्चन आपसे कहता जा रहा है वो सारी वैल्यूज जो है आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। एक आपके पास रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है आपके पास 100 ओम और इसको कनेक्ट किया जाता है एक एसी सप्लाई से, और एसी सप्लाई का जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज के बराबर क्वेश्चन में दी हुई है। एक बात और आप ध्यान रखें, यदि आपको वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज है उसके बारे में स्पेसिफिकेशंस नहीं दिए हों कि ये आरएमएस है या पीक वैल्यू है, तो आप बाय डिफॉल्ट इसे आरएमएस वैल्यू ही अज्यूम करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट आरएमएस वैल्यू है, बाय डिफॉल्ट जो है ये आरएमएस वैल्यू है साहब, ठीक है। और हमसे पूछा गया है पहले पार्ट में व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। अब ये एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, इसमें करंट की वैल्यू यदि आपको निकालनी है आई आरएमएस की, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वी आरएमएस डिवाइडेड बाय आर आपको पुट करना होगा। आप आरएमएस वैल्यूज में और जो पीक वैल्यूज हैं उनमें आप ओम्स लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होती हैं उनमें आप ओम्स लॉ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैंने आरएमएस वैल्यूज के बीच में ओम्स लॉ का इस्तेमाल यहां पे कर दिया है। सो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट विल बी इक्वल टू वी आरएमएस दैट इज इक्वल टू 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100 ओम। तो ये आपको मिल जाता है, 0 से 0 चला गया, एक 0 से यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। सो 2.2 एम्पियर विल बी द वैल्यू ऑफ द आरएमएस करंट, ठीक है जी। इसके बाद सॉल्व करते हैं हमारा पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। आपको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में यदि एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है तो एवरेज पावर का फॉर्मूला देखिए, यहां पे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर है, तो आप यहां पे यूज कर सकते हैं आरएमएस स्क्वायर इनटू आर। ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये फॉर्मूला जो है ये हर टाइप के एसी सर्किट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो एलसीआर सर्किट हो, चाहे वो प्योरली रेजिस्टर हो, कैसा भी सर्किट हो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मूला। तो आई आरएमएस हमने निकाल लिया है, दैट इज 2.2 एम्पियर। इसका स्क्वायर करेंगे इनटू इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2.2 का स्क्वायर जो है होता है 4.84 इंटू 100, तो आपको मिल जाएगा 484 वॉट के बराबर आंसर। So average power in the one complete cycle is equals to 484 वॉट के बराबर आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7.2, इसमें पहले पार्ट में आपको दिया है द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो आरएमएस बताना है आपको, पीक वैल्यू दिया है, तो हम जानते हैं दैट आरएमएस वैल्यू जो होती है वो पीक वैल्यू की क्या होती है, 1/√2 टाइम होती है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन है जो आपको लिखना भी है हर समय, हर क्वेश्चन में आपको गिवन लिखना है, फिर आपको लिखना है कि क्या पूछा गया है, फिर आप जो फॉर्मूला जानते हैं वो फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक। तो गिवन दैट आपको दिया है Vm जो है वो कितना है 300 वोल्ट के बराबर, और आपसे आरएमएस वैल्यू पूछी गई है पहले पार्ट में, नहीं पीक वैल्यू पूछी है, आरएमएस पूछी है। आरएमएस वोल्टेज जो है वो Vm/√2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय √2। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और √2 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, तो √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा 2 के बराबर। सो यू विल गेट 150 √2 वोल्ट के बराबर आपको आंसर मिल जाएगा पहले पार्ट का। पहला पार्ट खत्म। उसके बाद दूसरा पार्ट आप पढ़िए बेटा कि RMS value of the current in an AC circuit is 10 ampere. What is the value of P current? आपको RMS करंट की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, गिवन दैट करंट की RMS वैल्यू जो है वो 10 एम्पियर के बराबर है, एंड आपसे पूछा गया है करंट की जो पीक वैल्यू है वो कितनी होगी। तो हम जानते हैं एज वी नो दैट करंट की जो आरएमएस वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू करंट की पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे पीक वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी, पीक वैल्यू इज इक्वल्स टू आई आरएमएस इंटू √2।
तो आपको मिल जाएगा 10 इंटू 1.414, तो आपको मिल जाएगा 14.14 एम्पियर के बराबर पीक वैल्यू। पीक वैल्यू विल बी 14.14 एम्पियर के बराबर। ठीक है साहब, तो दूसरे सवाल में यही पूछा था, पीक वैल्यू पूछा था, हमने निकाल दिया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक 44 मिली हेनरी जो इसका सेल्फ इंडक्टेंस है, एक इंडक्टर है जी, और इस इंडक्टर को कनेक्ट किया जाता है एक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई से। तो यहां पे जो डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया है ये आप बना लेंगे। आपको आरएमएस वैल्यू दी हुई है वोल्टेज की 220 वोल्ट, और जो आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है वो है 50 हर्ट्ज के बराबर। जो आपको सेल्फ इंडक्टेंस दिया है वो किसके बराबर है? 44 मिली हेनरी के बराबर। और ये कुछ इस तरीके से है कि एक आपके पास सेल्फ इंडक्टर है, इसके पास आपने एक एसी सप्लाई लगा दी है। ठीक है जी, आपसे पूछा गया है डिटरमिन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। आपसे पूछा गया है कि इस सर्किट में फ्लो होने वाली आरएमएस वैल्यू आपको बतानी है करंट की। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके पास प्योर इंडक्टिव सर्किट है, और जब भी एसी सर्किट में इंडक्टर होता है वहां पे इंडक्टेंस का रोल आता है। इंडक्टेंस इज जस्ट लाइक अ रेजिस्टेंस, वो भी करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। तो XL जिसे क्या कहते हैं बेटा? इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है, जिसे इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इंटू एल के बराबर। अब ओमेगा क्या है? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और हमें क्वेश्चन में सिर्फ फ्रीक्वेंसी दी है। तो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में आपको रिलेशन पता होना चाहिए दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्मॉल एफ इंटू एल। तो ओमेगा को मैंने 2 पाई एफ लिख दिया, एल को मैंने एज इट इज रखा। 2 पाई इंटू एफ की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 50 हर्ट्ज इंटू एल, एल कितना दिया है? 44 मिली हेनरी, यानी 10 टू द पावर -3। ये आपको मिल चुका है एक्सएल। अब यूनिट पूछो एक्सएल की क्या है? एक्सएल की यूनिट और रेजिस्टर की यूनिट जो है रेजिस्टेंस की वो सेम होती है, ओम में इसको मेजर किया जाता है। तो हमें निकालना है आरएमएस करंट। तो आरएमएस करंट का फॉर्मूला आप यहां पे लगा देंगे। ओम्स लॉ इस्तेमाल किया जा सकता है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। R का मतलब यहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस से है, VRMS अपॉन XL यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। VRMS की वैल्यू जो है वो 220 के बराबर है। 220 डिवाइडेड बाय XL, XL जो है यहां से उठा के आप यहां रख देंगे तो आपको मिल जाएगा 100 पाई इंटू 44 इंटू 10 टू द पावर -3। ये आपको करंट मिल जाएगा एम्पियर में। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7.4। 7.4 में आपको दिया है कि एक 60 माइक्रो फैरेड का एक कैपेसिटर है जी, और इसको कनेक्ट किया जाता है एक 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई से। 110 volt is the RMS voltage that is applied to the capacitor and the 60 hertz is the frequency. आपको पूछा गया है क्वेश्चन में determine the RMS value of the current in the circuit। तो जैसा सवाल इससे पहले हमने किया था बिल्कुल सेम सवाल यहां पे है। आपको जो क्वेश्चन में दिया है आप वो लिखेंगे, C is equal to 60 माइक्रोफैरेड। आपको जो सप्लाइड वोल्टेज है that is equals to VRMS is equals to 110 वोल्ट। आपको जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो किसके बराबर है? 60 हर्ट्ज के बराबर। और आपको ये सर्किट दिया है लाइक दिस, यहाँ पे एक सोर्स है और आपसे पूछा ये गया है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितनी होने वाली है, IRMS कितना होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं एज वी नो दैट कि यदि सर्किट में, एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है आपको निकालना होगा XC। XC कितना होता है? 1 अपॉन ओमेगा C के बराबर। 1 अपॉन ओमेगा C के बराबर होगा आपके पास XC। ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं F की टर्म्स में कितनी होगी? 2 पाई स्मॉल f के बराबर, और यहाँ पे आप C से इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। XC इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई f इज 50 इंटू C। C कितना है आपके पास? 60 माइक्रोफैरेड। 60 माइक्रोफैरेड 10 टू द पावर -6 फैरेड। ये रिएक्टेंस जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसकी यूनिट बताओ क्या होगी? यूनिट होगी इसकी ओम, यूनिट होगी इसकी ओम।
तो आप यहां पे ओम्स लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं IRMS निकालने के लिए। सो IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय XC। याद रखें, RMS वैल्यू और पीक वैल्यू निकालने के लिए आप ओम्स लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ओम्स लॉ से नहीं निकालते हैं हम। ठीक है, हर बार नहीं आएगा सही, गलती हो सकती है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को आप ओम्स लॉ से नहीं निकालें बिल्कुल भी, बिकॉज वहां पे फेज का डिफरेंस होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7.5 में आपको दिया है कि इन पिछले जो क्वेश्चंस थे 7.3 एंड 7.4, इनमें नेट पावर एब्जॉर्ब्ड आपको बताना है ओवर अ कंप्लीट साइकिल। एक्सप्लेन योर आंसर। तो एक्सप्लेन योर आंसर, हमें ये बात एक्सप्लेन भी करनी है कि यदि एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हम AC सप्लाई लगाते हैं तो हमें एवरेज पावर कितनी मिलती है। एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में हम AC सप्लाई लगाते हैं तो एवरेज पावर कितनी आती है और वो क्यों आती है। तो पहले मैं इसका आंसर आपको बताना चाहूंगा, ये मैंने आपको नोट्स में लिखवाया भी है। यदि प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है तो वहां पे एवरेज पावर की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आती है, और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है उसमें भी पावर जो कंज्यूम होती है दैट इज इक्वल टू 0 एवरेज। क्यों होता है ऐसा? तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो वोल्टेज है, ये जो पोलैरिटी है या मैं कहूं करंट की डायरेक्शन है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। कभी ये प्लस माइनस हो जाता है, कभी ये माइनस प्लस हो जाता है। तो पहली हाफ साइकिल में यदि इसमें करंट इस तरीके से फ्लो होता है तो सेकंड हाफ साइकिल में जो करंट है इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है। तो जितनी पावर वो एब्जॉर्ब कर देता है उतनी पावर ये इससे वापस ले लेता है हाफ साइकिल में। पहली हाफ साइकिल में इसको पावर देता है, दूसरी हाफ साइकिल में इससे पावर ले लेता है। तो इस पूरे यदि साइकिल की बात करें तो पूरे साइकिल में इसका जो एवरेज पावर है दैट इज इक्वल टू 0। सेम होता है कैपेसिटर के साथ। तो पहली हाफ साइकिल में जो करंट यदि पोलैरिटी इसकी ऐसी है तो इसको चार्ज कर देता है ये इसको इस तरीके से, और अगली हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ये पोलैरिटी जो है ये बदल जाती है। पोलैरिटी बदलने से क्या होगा कि ये जो है ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो हम समझ गए कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि करंट की डायरेक्शन चेंज होने से या वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज होने से जितना ये चार्ज होता है हाफ साइकिल में उतना ही ये डिस्चार्ज हो जाता है नेक्स्ट हाफ साइकिल में। तो ओवरऑल यदि कंप्लीट साइकिल की बात करें तो टोटल जो कंजम्पशन है पावर का दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये सवाल हमारा हो गया कि 0 पावर जो है ये कंज्यूम करते हैं इन अ कंप्लीट साइकिल। ठीक है, हाफ साइकिल की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स वैल्यू नॉन जीरो आएगी, लेकिन यदि कंप्लीट साइकिल की बात करें तो पावर विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7.6। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, ओमेगा आर कहा है इन्होंने, ओमेगा आर ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट with L is equals to 2 Henry, C is equals to 32 microhenry and R is equal to 10 ohm. What is the Q value of this circuit? Q value का मतलब है क्वालिटी फैक्टर के बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो हम लिख लेते हैं। L is equal to 2 Henry, कैपेसिटेंस जो है इसका 32 माइक्रोफैरड के बराबर है, और आपको रेजिस्टेंस दिया है दैट इज इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, और सर्किट है सीरीज LCR सर्किट। तो यहाँ पे मैंने एक इंडक्टर बना दिया, यहाँ पे एक कैपेसिटर बना दिया, यहाँ पे एक मैंने रेजिस्टर बना दिया, इन सबको मैंने जोड़ दिया कुछ ऐसे, इन सबको मैंने जोड़ दिया ऐसे एक AC सप्लाई से। और AC सप्लाई के बारे में नहीं दिया है उन्होंने क्या है। तो साहब हमें ये बताना है कि इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या मैं कहूँ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट आपको कैलकुलेट करनी है, कितनी होगी। क्वेश्चन में इस ओमेगा नॉट को ओमेगा आर के बराबर बताया गया है, ओमेगा नॉट हमें कैलकुलेट करना है। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हमें क्वालिटी फैक्टर जो है बताना है कितना होगा। तो चलिए दोनों सवालों को अटैक करते हैं। तो पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वी नो दैट नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है, उसका फॉर्मूला होता है 1/√LC के बराबर। 1/√LC के बराबर ये वैल्यू होती है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस की। और आपसे पूछा गया है, ओमेगा ही पूछा गया है, ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर। तो बस सॉल्व कर लो इसको। 1/√L, L की वैल्यू कितनी है 2 हेनरी, इंटू C कितना है आपके पास 32
माइक्रोफेरेड 10 टू द पावर -6, ये आपके पास ओमेगा नॉट है। तो 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा 64, 64 को लिख सकते हैं आप 8 इंटू 8, और 10 टू द पावर -6 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 का अंडर रूट, और ये 1 अपॉन में आपको दिया हुआ है। तो बस यहां से अंडर रूट को सॉल्व कर लेंगे, तो 1/8 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आपको मिल जाएगा एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और कभी कभी होता है आपसे वो f की वैल्यू पूछ लेते हैं, वो ओमेगा नहीं पूछते हैं, वो f की वैल्यू पूछते हैं। तो आप जानते हैं कि f और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, f इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, सिंपल फ्रीक्वेंसी होती है। यदि एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तो ये सिंपल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होने वाली है। अब आपसे नेक्स्ट सवाल में पूछा गया था क्वालिटी फैक्टर कितना होता है। सो क्वालिटी फैक्टर जो है वो शार्पनेस को डिनोट करता है, शार्पनेस ऑफ द पीक। जो रेजोनेंस हमारा ग्राफ आता था इस तरीके से, उस ग्राफ का जो शार्पनेस है वो कितना ज्यादा होता है, वही क्वालिटी फैक्टर आपको बताता है। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू 1/r अंडर रूट ऑफ L/c। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 1/r दैट इज 1/10 अंडर रूट ऑफ L की वैल्यू है 2 के बराबर, C की वैल्यू है आपके पास 32 इंटू 10 टू द पावर -6 के बराबर। ठीक है। तो इसको 2 से आप कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/10 1/4 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये आपको मिल जाएगा 1/10, और ये नीचे मिल जाएगा आपको 4 इंटू 10 टू द पावर -3। तो आपको मिल जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4, 0 से 0 चला गया, आपको मिल जाएगा 25। सो क्वालिटी फैक्टर विल बी इक्वल टू 25 आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7.7 की तरफ। इसमें आपको दिया है कि एक चार्ज 30 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, इसको कनेक्ट किया जाता है एक 27 मिली हेनरी इंडक्टर के साथ, और आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस। फ्री ऑसिलेशंस का मतलब यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है। फ्री ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी का मतलब आपसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक, और इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी आप कह सकते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट आपको बताना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 30 माइक्रोफैरेड, और आपको सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दी है 27 मिली हेनरी। आपको बताना है ओमेगा कितना होगा, ओमेगा नॉट कितना होगा। तो यहां पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे, एज वी नो दैट ओमेगा नॉट का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू 1/√LC, 1/√LC। ये वैल्यू यहां पे आप पुट करते जाइए। सो 1/√L, L है 27 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू C कितना है आपके पास 30 माइक्रोफेरेड। 30 माइक्रोफेरेड का मतलब 30 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको ओमेगा नॉट जो है मिल जाएगा। ठीक है, आगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े। ये डिटेल है। माई बैचेस फॉर IIT JEE कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, न्यू इवॉल्व यानी कि 12th क्लास का उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से। ठीक है ना, यानी कि 2022 में जो अपना IIT JEE का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है। कब से? 5 मई से। ठीक है बच्चों, रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है। 5 मई से स्टार्ट होके समझ लिए अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद आता है इमर्ज बैच, जो कि 11th क्लास के लिए, यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनको 2023 में अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से। ठीक है ना, 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का। ठीक है ना, तो बच्चों मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है।
कहीं और नहीं जाना, ठीक है। एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड दे के वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेल बैच है, जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 मई से, ठीक है बच्चों। ये 12th पास लोग हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में, ठीक है बच्चों। और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।